हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, ईरान ने कतर में मौजूद यूएस एयरबेस पर जो हमला किया वो नूरा कुश्ती थी या तो कोई फिक्स मैच, ये तो जानेंगे। लेकिन बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने जो धमकी दी है ब्रिक्स को, वो क्या है वो जानेंगे। लेकिन इलॉन मस्क ने एक नई पार्टी बनाई है, वो कौन सी पार्टी है मैं ये भी जानना चाहूंगी। लेकिन जब बात करते हैं इंडियन आर्मी की, तो फाइनली जंग के दौरान फौजी हलाकतें जितनी हुई वो एक्सेप्ट कर ली है उन्होंने। अब ये कितनी है और क्या माजरा है कि अब जाकर उन्होंने एक्सेप्ट की, ये तो जानेंगे। लेकिन जब बात करते हैं पाकिस्तान फील्ड मार्शल की, तो उन्होंने एक स्पीच की है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। उसमें कौन से अहम पॉइंट्स डिस्कस हुए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मूविंग ऑन टू सिंध, लियारी में होने वाला जो वाकया था हौलनाक, 5 मंजिला इमारत जो गिर गई, उस पर मजीद डेवलपमेंट क्या है, सिंध महकमा ने क्या नोटिस लिया, कि आपके साथ शेयर करेंगे। और बात करते हैं इंडियन एक्टर जो कि नवाब फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिस्टर सैफ अली खान। उनकी जायदाद के हवाले से कुछ केसेस चल रहे थे भोपाल की इलाके में, जो उनकी जायदादें थी उस पर क्या फैसला आया है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाजरीन, मुल्तान एयरपोर्ट पर 16 अफराद हिरासत में लिए गए हैं। जाना ये जा रहा है कि वो शायद किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए बैरून मुल्क जा रहे थे। ये क्या था ये आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बात कर लेते हैं इंटरनेशनल स्केल पर। यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच की है, बल्कि अपनी स्टेटमेंट दी है। ईरान का जो हमला था कतर यूएस एयरबेस पर, वो सर क्या हकीकत है? ये तो बड़ी एक अजीब स्टेटमेंट है और बड़ी लम्हा फिक्रिया है ईरान के लिए और उनके इत्तेहादियों के लिए। ज़ाहिर है कि हम भी उनके इत्तेहादी हैं, और अगर ईरान की बात करें और ईरान इसराइल डिस्प्यूट की बात करें तो 1000 इसराइल ईरान पे कुर्बान। मगर ये हो क्या रहा है कि इतना सादा वो अटैक था जो अमेरिकी एयरबेस पे कर दिया गया कतर में, और उसके बाद फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि चलो चलो सीज फायर, सुलह करो। ये चीज़ हजम हो नहीं रही थी, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी है। आयोवा में वो एक जलसा आम से खिताब कर रहे थे, उन्होंने स्पेशली इस लड़ाई का जिक्र किया वहाँ पे, इसराइल ईरान लड़ाई का, और उन्होंने कहा है कि जो ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर कतर में जो हमला किया था वो ईरान ने मेरी इजाज़त से किया था, मुझसे पहले इजाज़त ली थी ईरान ने। ईरान की क़यादत ने बराह रास्त, वो कहते हैं कि मुझसे राब्ता किया था। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, ठीक, वो कह रहे हैं कि मुझसे राब्ता किया था और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हम जो है एक 14 मिसाइलों पर मबनी एक अटैक करना चाहते हैं, तो आप हमें इजाजत दे दें। 14 मिसाइलों पर जी 14 मिसाइल इजाजत ली गई। जी उन्होंने नंबर बताया मिसाइलों का, कि ईरान ने कहा कि हम 14 मिसाइल दागना चाहते हैं आपकी किसी एयरबेस पे। यानी कि इतनी रोमांटिक जंग चल रही है और इतनी जो है एक अंडरस्टैंडिंग वाली लड़ाई चल रही है कि एक फरीक दूसरे पे हमला करने जा रहा है और वो इजाजत मांग रहा है कि जरा इजाजत दे दें कि हमने कहाँ अटैक करना है, हमला कहाँ पे करना है। यानी दो पहलवान लड़ रहे हैं और वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, मैं तेन कुछ मारना कितने है, मुंह पे मारना है, नाक पे मारना है, वक्खी में मारना है, कहाँ मारना है। ये इल्जाम लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे। और सर, उसके बदले में अगर पूछा गया ईरान की जानिब से तो इन्होंने नहीं, क्या कहा? बदला अभी नहीं हुआ। अभी आप बदले पे एक सेकंड में क्यों चली जाती हैं? अभी तो बात शुरू हुई है। अब बदले की स्पीच आए ना उनके सुप्रीम लीडर की, उसके जवाब में आए उनके जो अब्बास अरागची हैं, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और डोनाल्ड ट्रंप की इस बात की तरदीद अभी होना बाकी है। अभी तो ये बात नया शोशा छोड़ दिया उन्होंने, ये इशू शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ईरान ने जो कतर में अमेरिकी एयरबेस पे अटैक किया वो मुझसे पूछ के किया, मेरी मर्जी से किया, टाइम भी मेरे साथ तय किया, टाइम तक जी मतलब प्रॉपर फिक्स मैच था, एग्जैक्टली वो कह रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। उन्होंने कोई बंद कमरे में बात नहीं की, वो इतनी पब्लिक है आयोवा में, और वो रेड कैप पहन के और वो अमेरिकन कैप पहन के वो वहाँ पे अपने मखसूस अंदाज में वो बात कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, और वो वहाँ ये कह रहे हैं कि मुझसे इजाज़त ली। और फिर साथ उन्होंने नंबर बताया, उन्होंने कहा कि वो ईरान ने कहा कि हम ना 14 मिसाइल दागेंगे, ये भी बताया। और फिर उन्होंने कहा कि हम 1 बजे अटैक करेंगे, टाइम भी बता दिया। ठीक है, कतर में मौजूद जी जो एयरबेस। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, ये अभी बात खत्म नहीं वो करते, वो कहते हैं कि जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें, ये कतर वाली एयरबेस पे कर लें। मुझे समझ नहीं आ रही है, अपनी मर्जी से उन्होंने एयरबेस भी चूज कर उन्होंने कहा कि आप उसको कर लें और आप 1 बजे करेंगे। बस उससे पहले भी हम उसको खाली कर रहे थे, तो जो वहां पे उनकी कुछ फौजी थे
और उनका कुछ साजो सामान था या वहां पे कुछ उनके अगर त्यारे हैंगर में मौजूद थे तो वो उन्होंने वहां से निकाल लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने अटैक से पहले पहले जो ईरान ने ख्वाहिश का इजहार किया, हमने वो अपनी जो कतर में इवैक्यूएट करवा वाकया दिया सारा। अमेरिकी एयरबेस खाली कर ली। एक बात उन्होंने की और इसके साथ एक और बात उन्होंने कर दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने इसलिए कतर की इजाजत दे दी कि अभी तो मैं कतर से होके आया हूं, तो मेरी वहां पे बड़ी इज्जत हुई है और मेरा बड़ा प्रोटोकॉल था वहां पे और मेरा बड़ा इस्तकबाल हुआ और वो कतरी जो है वो मुझसे बड़ा जो है ना एक उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया, तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान था। मैंने उनको भी एतमाद में ले लिया कि ईरान यहाँ पे एक अटैक करेगा, उसे जरूरत है अटैक की। यानी कि ये क्या है मसलन, यानी कि ईरान को उस अटैक की जरूरत थी और वो एक खाली जगह पे अटैक कर दिया। एग्जैक्टली और वो डोनाल्ड ट्रंप सदर यूएस की मर्जी के साथ उन्होंने वो अटैक किया। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। सर आपको क्या लगता है, यूएस प्रेसिडेंट है नो डाउट, उनकी स्टेटमेंट मुझे तो हमेशा डर ही लगता है इस तरह के हालात में, मुझे तो और कुछ नहीं लगता। मसला ये है कि ये हो क्या रहा है। सर उनकी स्टेटमेंट ऐसी तो नहीं आ सकती ना पूरी जनरल मैसेज के लिए। मैं वही कह रहा हूं कि यानी कि हम हैरान हैं। मैं कह रहा हूं कि ये कोई गली का कोई एक आम शख्स बात थोड़ी कर रहा है। सुपर पावर का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि इजराइल ईरान लड़ाई में जब अमेरिका ये दावा कर रहा था और अमेरिका ने अटैक कर दिया और फर्द जोहर पे अटैक किया और एक ही आज तक डोनाल्ड ट्रंप की एक ही स्टांस है और एक ही उन्होंने रट लगा रखी है कि हमने ईरान के जोहरी जो मंसूबे हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आना शुरू हो गया कि नहीं हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, कोई चक्कर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो जो शहादतें भी हुई वो तो शहादतों का तो खैर जिक्र ही नहीं कर रहे। अच्छा खैर, उन्होंने जो है वो एक अपनी खुद मुख्तारी और अपनी जो एक इज्जत नफ्स है और उसका पूरा उस पे उनका हक है वो बात करें, मगर अब इल्जाम ये लग गया है कि वो जो अटैक था वो नूरा अटैक था, वो फिक्स्ड अटैक था, वो कोई एक जंगी अटैक नहीं था कि जो एक दुश्मन अगर आप पे हमला करता है तो उसके जवाब में 6-7 मई के जवाब में 10 मई वाला अटैक नहीं था, ये एक डमी एक्ट, ठीक है। और इवन 6 मई की और 7 मई की रात वाला अटैक नहीं था जो पाकिस्तान ने भारत पे किया। वो ये कह रहे हैं कि मेरी इजाजत से मेरी एयरबेस पे हमला किया और मुझे ये भी बताया गया, मैं कहा हाँ की हमला करोगे, यानी कि इतना मशवरा हुआ है, सलाह मशवरा हुआ है कि हाँ जी अपना हमला की करोगे, यानी कि और उन्होंने कहा जी हम 14 मिसाइलों से हमला करेंगे, 14 मिसाइल, ठीक है जी। ये इल्जाम लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब ये है कि वहां की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो राब्ता किसने किया, किसके जरिए हुआ, वो किसकी टॉक हुई। और एक मैं आपको बात बताऊं, अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जो है ये सच पे मबनी है तो फिर वो जो कॉल है उसका रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। ये कॉल भी सामने आ सकती है, जाहिर सी बात कि किस लीडर ने ये बात की और किस लीडर ने ये इजाजत ली और क्यों ली। इस तरह क्या आप एक अपनी कौम को ये दिखाना चाह रहे थे कि हमने बदला ले लिया है या हमने अटैक कर लिया है? इस तरह की सूरत हाल है। आ गया, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन अब ईरान की तरफ से रिस्पांस बावजूद इसके कि हमारी तमाम तरह हमदर्दियां उनके साथ हैं और हम वहां पे अमन चाहते हैं। हमसे मुराद मैं और आप नहीं है, हमसे मुराद हमारी जो हुकूमत वक्त है और हमारी जो अस्करी क़यादत है और हमारी जो पूरी कौम है, ये उसकी ख्वाहिश है। हमसे मुराद उसकी नुमाइंदगी हम कर रहे हैं। मगर उधर सूरत हाल ये इल्ज़ाम जो है उधर ये लगा है, इसका जवाब जो है आपने कहा ना, तो इसका मतलब है कि आपको भी इंतजार था, मुझे भी अब है कि इसका जवाब कब आएगा, इसको कैसे आप क्लियर करेंगे इस इल्ज़ाम को। और ये इल्ज़ाम जो है इल्ज़ाम से बढ़ के एक मैं समझता हूँ दाग है जिसको धोना चाहिए फौरी तौर पे उनकी क़यादत को और फौरी इसका जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि इस तरह की कोई बात नहीं है सब। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ये तासुर है कि जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये क्लेम करते हैं, नोबेल पीस अवार्ड के लिए बार बार क्लेम करते हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग में अपना किरदार अदा किया और मैंने ये 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जंग रोकी, और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वो कोनों खुदरों में घुस के कहते हैं, उसके मुंह पे नहीं कहते। अच्छा, कनाडा गए तो मोदी ने इस तरह की बात नहीं की। बिहार के हलकों में जाके शायद चुप करके वो जो है ना, जब कैमरे नहीं ऑन होते ये बात कर देते हैं इस तरह की, यानी जी महफिल में कर देते होंगे। इसी तरह जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने ईरान इसराइल का सीज फायर करवाया, तो उस वक्त जो ईरान की क़यादत है मौजूदा वो कहती है कि नहीं इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है,
कोई हाथ नहीं है, बल्कि अमेरिका तो हमारा दुश्मन बन के सामने आया और उसने इसराइल का साथ दिया और उसने जो है ना हमारी तंसीबात पर हमला किया और उसकी वजह से यहाँ पे शहादतें हुई, वो तो ये बात करते हैं। मगर ट्रंप जो है वो बज़ीद है। अच्छा, शायद इरिटेट हो गए, उसके जवाब में ट्रंप ने ये बात कर दी, मगर ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे भी ये बात की तो ये एक बड़ा ही, मैं कहता हूं कि खौफनाक किस्म का, और सर ऐसी स्टेटमेंट यूएस प्रेसिडेंट की तरफ exactly, से आप इसको इग्नोर तो नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल ऐसे। लेट्स सी क्या रिस्पांस आता है ईरान की जानिब से, लेट्स सी और मजीद क्या इसके हवाले से जो हकीकत है खुलकर सामने आती है हम शेयर करेंगे और आप भी बताइएगा। सर मूविंग ऑन टू ब्रिक्स, जो ब्रिक्स है उसको यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी दी है? देखें, ब्रिक्स को उन्होंने कहा जी कि ब्रिक्स तंजीम की जानिब से अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों की जो है मजम्मत के बाद ट्रंप का ये बयान सामने आया कि धमकी उन्होंने ये दी है कि ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से उन पर 10% इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, टैरिफ 10% इजाफी टैरिफ लगाया जाएगा। और ट्रंप का ये कहना है कि इस पॉलिसी से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। इस मामले की तरफ तवज्जो देने का शुक्रिया। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि आज मुख्तलिफ मालिक को टैरिफ से मुतल्लक खतूत अरसाल कर दिए जाएंगे, परवाने उनके मुल्कों में और उनके घरों में पहुंच जाएंगे। ट्रंप का कहना था कि इस हफ्ते के दौरान हमास के साथ डील हो सकती है, इस हफ्ते एग्जैक्टली हमास के साथ डील हो सकती है और नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर बातचीत करूंगा। दूसरी जानब ट्रंप इसराइल वजीर आजम से आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं और ये मुलाकात जो है आज की तारीख में तय है, नेतन्याहू जो है वो ट्रंप से मिलेंगे और इन तमाम तर मामला पर वो डिस्कस करेंगे। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बता दूं कि ब्रिक्स है क्या। जी प्लीज। ब्रिक्स जो है ये तंजीम है जिसमें ब्राजील शामिल है, ठीक, जिसमें रूस है, जिसमें भारत है, जिसमें चाइना है, जिसमें जनूबी अफ्रीका है। ये पूरा जो ग्रुप है ये मुश्तमिल है ब्रिक्स पर और इसका 2 रोज़ा 17वां सरबराही इजलास जो है वो संडे को ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में शुरू हो गया है। और ब्रिक्स यानी कि आज अगर मंडे है तो इसका मतलब है कि आज उसका दूसरा दिन है। ब्रिक्स तंजीम के इजलास में ईरान की शहरी तनसीबात और आलमी जोहरी इदारे की जेर निगरानी पुरअमन जोहरी तनसीबात पर फौजी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। अलामिये में कहा गया कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। अब जो है ना ये आप देखें, इसमें भारत भी है। हाँ जी, इसमें भारत भी है और इसमें जो है ना वो नरेंद्र मोदी जो है वो भी अपना पूरा गुस्सा निकाल रहा है। चाइना भी है। अच्छा, रशिया जो है वो पहले ही इसकी मजम्मत कर रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना इसकी पुरजोर मजम्मत कर रहा था। अब उसके साथ ब्राजील भी शामिल हुआ है और जनूबी अफ्रीका भी शामिल हुआ है। तो ये कहानी है टोटल ब्रिक्स की। और ये है अगर ब्रिक्स जो है खिलाफ वर्जी करते हैं, उन्हें क्या जी मैं इन पे 10% इजाफी टैरिफ लाऊंगा, वो तो फिर वो तो बदमाशी वो तो है ना ट्रंप साहब की। लेट्स सी कि ये मामला कहाँ तक किस हद तक जाते हैं। सर मूविंग ऑन, ये बताइए जब इंडिया की बात करते हैं, बल्कि इंडिया से पहले इलॉन मस्क की मैं बात करना चाहूंगी। सुना है उन्होंने कोई एक नई पार्टी बनाई है, अभी कौन सी पार्टी है ये प्लीज बताइए। ये जो है ना वो हमने भी सुना ही है और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। बताइए। और एलॉन मस्क का नाम लेते ही आपकी आंखों में आंसू आ गए। क्या ऐसी वजह हुई बुशरा, क्या हुआ? ऐसी बात तो ये ट्रंप की मस्क से जो लड़ाई की वजह से ये हुआ है? क्यों नहीं, किस वजह से? कुछ नहीं है। अच्छा चले, मुझे लगा कि शायद आप दीदा हो गई हैं। नहीं सर, मुझे ऐसा था कि अगर इलॉन मस्क के लिए अमेरिका की जमीन तंग पड़ जाती तो पाकिस्तान उन्हें ऑफर कर सकता। वो जो है ना एलॉन मस्क ने वो जमात बनाने का ऐलान कर दिया। पहले तो ट्रंप का रद्द अमल हम देखते ना, इंटरेस्टिंग रद्द अमल तो वो होगा। ये बताइए उनका क्या रिस्पॉन्स? जमातें तो बनती रहती हैं, जमातें तो बनती, वो दो पार्टी सिस्टम जो है ना, हाँ जी, उसको तोड़ने की पाकिस्तान की तरह वहां भी जारी बात है कि एफर्ट हो सकती है, ख्वाहिश है। ट्रंप का एलन मस्क के तीसरी सियासी जमात के ऐलान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला, सोशल मीडिया साइट एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क की जानिब से तीसरी सियासी जमात के ऐलान को मुज़हिका खेज करार दे दिया है। और उनके मुताबिक साबिक सरबराह एलन डॉज ट्रंप इंतजामिया में महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी के
मस्क ने गुज़िश्ता रोज अमेरिका में एक नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान किया है। एलॉन ने अपनी एक्स पोस्ट में नई जमात के क़याम का ऐलान करते हुए कहा कि आज अमेरिका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। अच्छा जी, और एलॉन मस्क ने नारा लगा दिया है कि अमेरिका तो आज़ाद ही नहीं है। ठीक, ट्रंप जो है ना वो काबिज है और उसकी हुकूमत जो है वो काबिज है, और उसने कहा ये टू पार्टी सिस्टम जो है बड़े अरसे से ये अमेरिकी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और मैं जो है अब जो है ना इनका वो तोड़ूंगा ये तसलसल, और ये जो एक मरूसियत चली आ रही है। अच्छा, वो उन्होंने अमेरिका पार्टी का ऐलान किया। ट्रंप क्या कह रहे थे मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप ये कह रहे थे, कहते कि मस्क की पार्टी ऐसे ही है जैसे बंदा रात को पार्टी करता है, जैसे ठीक, कोई रात को पार्टी उनको करता है। हाँ, ठीक, और हमें कोई फोन आता है, हाँ जी क्या हालात है, वो कहता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बस मेहमान आ रहे हैं, तो वो फिर पार्टी होती है जो सुबह तक खत्म हो तो सर जाती है। आपको क्या लगता है, बड़ा ट्विस्ट आ रहा है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, एक नई सियासी जमात जो है उभर कर सामने आ गई एलॉन मस्क की जानिब से। अब वो आर पार खड़े होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब और देखें, एलॉन मस्क, नहीं, क्या कहते हैं? एलॉन मस्क जितने मर्जी पॉपुलर होंगे, मगर ये है कि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है जाहिर उस सी बात तरह। है, उनका बैकग्राउंड और नहीं है। इसमें यह है कि एलॉन भाई की जो लड़ाई है ट्रम्प के साथ, उसकी पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। और एलॉन मस्क ने जो है वो टेस्ला से लेके और उनकी जितनी कंपनियां हैं उनको टगे टोकरी कर दिया, और अब रिवेंज में उसने फैसला किया है कि पार्टी खड़ी करने का। अच्छा, पार्टी जो है, अब मैं आपको बताऊं कि आप चली जाएं 2018 से 22 साल पीछे चली जाएं, तो इमरान खान ने भी पार्टी बनाई जी थी, बिल्कुल, तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ बनाई थी, पीटीआई, और फिर 22 साल लगे अवाम में उस पार्टी की एक साख एस्टैब्लिशमेंट को, और हाँ उसका जी, वोट जो है वो राइट, पैदा उसके करने में। बिल्कुल, और उस पे फिर अच्छा पैसे वैसे का जो मामला है वो इमरान खान की तरह को मस्क को मांग मूंग के नहीं गुजारा करना पड़ेगा। वो हाँ डोनर्स जी, 24 घंटे जो है ना वो जो उनको मांगने की आदत थी, वो इस तरह का मामला, ना कोई एटीएम का सहारा चाहिए होगा, ना एलोन मस्क को कोई अलीम खां चाहिए, ना जंगीर खान तरीन चाहिए, ना मलक रियाज चाहिए, ही कैन ना फंड इनके इट जायज हिमसेल्फ। नजायज उसे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये है कि अनाउंस किया उन्होंने पार्टी, तो वो बात तो फिर वही है, अभी तो शुरू हुई है। लेट्स सी, अब थोड़ी रात ढले, पार्टी जो है वो अपने अरूज को पहुंचे, फिर पता चले कि एलोन सो मस्क की प्लानिंग क्या है, और कितना दम है। वो किस लेवल पे जाके अमेरिकन जो हैं और अमेरिकन जो कौम है उसको कन्विंस करने में कामयाब होते हैं कि ये दोनों जो धड़े हैं, दोनों जो पार्टियां हैं, ये इनके हाथों आप महसूर हैं, और अमेरिका आज़ाद नहीं है, और हकीकी आज़ादी ये है कि एक तीसरी पार्टी उसकी हुकूमत बने जो कि अमेरिका और पार्टी कितना है। इन्फ्लुएंस कर सकती है वो और अमेरिकन पब्लिक को। मेरा ख्याल है कि देखें, शुरू में तो बुशरा ये एक प्रेशर ग्रुप है, राइट, शुरू में तो मेरी नज़र में इसकी हैसियत सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप की है। अब जब चंद माह गुजरेंगे जी, और उसके बाद जो है जाके पता चलेगा कि लोग किस हद तक जो है वो ट्विटर के मालिक को एक्सेप्ट करते एज अ हैं और पॉलिटिशियन एज ए पॉलिटिशियन उसको कबूल करते और हैं। अमेरिकन फ्यूचर एग्जैक्टली, लीडर। क्योंकि इस तरह की बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े मॉडल्स ने इंडिया में, पाकिस्तान में कोशिश की कि वो इक़्तिदार के ऐवानों तक और ख़ास तौर पर वजारत उज़्मा या जहाँ सदारती निज़ाम है वहाँ सदारत तक पहुँच सके। ऐसा हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। इंडिया में बनिस्बत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इतना आसान नहीं है। पार्लियामेंट तक हाँ पहुँची, जी, मगर बस यहाँ वहाँ तक उनकी एक्सेस थी एक शो जी, पीस की तरह, और उनको जो है ना, तो राइट, यहाँ भी सूरत हाल तकरीबन इस तरह की, यहाँ भी बड़े लोगों ने, इस तरह की सेलिब्रिटीज़ ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, उसमें तारिक अजीज़ जो है वो पार्लियामेंट तक पहुँचे। उसके बाद जो है ना इब्रारुल हक अभी इलेक्शन लड़े, जवाद अहमद इलेक्शन लड़े, और इस तरह के काफ़ी लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में आए, मगर वहाँ तक जो है पहुंचना की बहुत लंबी रेस है, बहुत लंबी दौड़ है। बहरहाल एक चैलेंज तो उसने दिया है जी ट्रंप को। बिल्कुल, लेट्स सी एक और लेकिन ये को खालिस्तान जो है वो अमेरिकन अवाम की फलाह और उनकी तरक्की के लिए बनने वाली ये पार्टी नहीं है। वो तो सामने आमने सामने लड़ाई शुरू हो गई दो दोस्तों में। और इसी तरह होता है जब इक़्तिदार की इमारत खड़ी होती है तो बुनियाद के बहुत से पत्थर जो है उनको ठुड्डा मार के खिसका दिया जाता है और टिश्यू पेपर की तरह फेंका जाता है। एलन मस्क के साथ एक्चुअली ये हुआ, मगर ट्रंप का स्टांस डिफरेंट है। वो कहते हैं कि ये मेरी हुकूमत को और मेरे इक़्तिदार को मिसयूज कर रहा था, और ये जो है ना ज़ाती फ़ायदों के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उनका ये स्टांस है। स्टांस है।
तो अब उनका स्टांस किस हद तक दुरुस्त साबित होता है, और एलोन मस्क जो है वो किस हद तक साबित करते हैं अपने फैंस में और अपने फॉलोअर्स में कि नहीं, वो और उनकी पार्टी जो है वो अमेरिका के लिए लाजम मलजूम और वाकई वो कुछ कर नागुज़ीर सकते हैं या नहीं, जी। लेट्स सी। ये तो चीज़ें अभी और मज़ीद जब आएंगी तो हम शेयर करेंगे। सर, इंडियन आर्मी की जब बात करते हैं, बहुत ही देर लगाई उन्होंने ये एक्सेप्ट करने में, लेकिन फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है फौजी हिलाकतें। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले बड़ी से? घटिया आर्मी है इंडियन। अब इंडियन आर्मी की फिर बात करनी पड़ रही है, इतनी बुज़दिल और इतनी भगोड़ी आर्मी है। अब ये है कि ये शुरू से कहते रहे, जब ऑपरेशन सिंदूर इनका जो है वो ऑपरेशन तदफीन में बदला और ऑपरेशन जो है ना इनकी वो उसमें जी। बदला, तो वो मान ही नहीं रहे थे कि हमारी को हलाकते हुए हैं। जैसे वो हमने वो S-400 का वो एक बिल्कुल सामने आया था केस के, वो इनका फौजी मारा गया वहां पे माने नहीं ये ऑपरेटर, लोग। और ये माने नहीं, और फिर एक टाइम पे इन्होंने 50 लाख रुपए इनाम रखा उसके लिए, और वो उसकी फैमिली वो लेने पहुंची और ये मुकर गए कि ये तो वहां बिल्कुल मरा ही नहीं, ये तो किसी एक्सीडेंट में मर गया। और राइट उस राइट। ड्यूटी उस दिन जब पाकिस्तान अटैक करता है, उसकी ड्यूटी जो है वो S-400 पर है, आदमपुर एयरबेस पे। बिल्कुल सही अब बात। ये हुआ है कि उन्होंने अब ये मानना शुरू कर दिया कि लिस्ट आ गई है। फौजी की जी जो जी जी, फौजी 6-7 हलाक हुए हैं। मई का जो जवाबी हमला था पाकिस्तान का, और 10 मई का जो पाकिस्तान ने अटैक किया, उसमें जो हलाकतें हुई हैं, जो जहन्नुम वासिल हुए हैं भारतीय फौजी, उनका एक डाटा सामने आना शुरू हुआ है, और उनको जो है एक फौजी एजाजात देने की बात शुरू कर दी है इंडियन आर्मी ने और इंडियन हुकूमत ने, और ये एक अवामी प्रेशर के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। और ये तो तकरीबन 2.5 हाँ महीने हाँ बाद। जी, उसकी जो थोड़ी सी डिटेल ये है कि भारतीय फौज को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान होने वाले भारी जानी नुकसान को अब मजीद छुपाना मुमकिन नहीं रहा। वो जो मैं अवामी प्रेशर की बात कर रहा जी था, जी सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फौज अंदरूनी दबाव के बायस बिलाखिर उन फौजियों को एजाजात देने पर मजबूर हो गई है जिनकी हलाकतों को कई माह तक अवाम और मीडिया से छुपाया गया। कोई नहीं मरिया, और तो लाशां बोल पईयां लगदा उत्थे, वो राइट लाशें खड़ी हो गई, उन्होंने कहा यार बिल्कुल साडा दसो असीं मर गए। मारता उन्होंने। जराये का कहना है कि आलमी जंगी असूलों के तहत किसी भी मुल्क की फौज अपनी कुर्बानी देने वाली फोर्स को इज्जत देती है, बिल्कुल लेकिन वहां पे मोदी बैठा हुआ जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। तो इज्जत तो वो देता है ना जिसकी अपनी कोई इज्जत होती है। लेकिन भारत ने तवील अरसा तक इनकी हलाकतों को तस्लीम नहीं किया। अब जिन एहलकारों को एजाजत देने जा रहे हैं, इनमें वो भी शामिल हैं जिनकी हलाकत की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं की गई। एजाज पाने वाले एहलकारों की तफसील सिक्योरिटी जराये के मुताबिक जिन यूनिट्स के एहलकारों को एजाजत दिए जा रहे हैं वो ये हैं: भारतीय फजाइया के 7 एहलकार, 7 हाँ जी फजाइया 7 मान गई, इन्फेंट्री ब्रिगेड के जी टॉप में 5, 10 हेडक्वार्टर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के 9 जी जी, राफेल तैयारों के 3 पायलट्स। राफेल के 3 पायलट्स। अब वही ना कॉमन सेंस की बात है, जी तैयारे आपने मान लिए हमारे इतने तबाह हुए, तो पायलट कहां चले गए? पायलट तैयारे के रिमोट से उड़ रहे थे, पायलट तो होंगे ना। कोई एक आध हैंगर में तबाह हो गया होगा, 2 हैंगर में तबाह हो गए, 7 तबाह हुए हैं, और अब तो कहानी बहुत आगे चलेगी। हैंगर में तो सुना है कोई दर्जनों ही तबाह हो गए तैयारे राफेल। बताइए। अच्छा, उसके बाद यह है कि S-4U जी जी S-400 जो सिस्टम है इनका, उसके 5 ऑपरेटर आदमपुर एयरबेस पर जो तैनात, पहले इन्होंने बिल्कुल डिनाई किया था। पंजे ही मर गए, ठीक पंजे ही मर गए। उधमपुर एयरबेस और एयर डिफेंस यूनिट पर 9 एहलकार मरे हैं इनके। राजौड़ी एविएशन बेस पर 2 एहलकार मरे हैं। उड़ी में सप्लाई डिपो के 4 एहलकार मरे हैं। नौशहरा इंटेलिजेंस फील्ड सपोर्ट यूनिट का 1 एहलकार मरा। इन्फेंट्री ब्रिगेड उड़ी में 3 एहलकार मरे हैं। इन तमाम हलाकतों को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम ना करने के बावजूद भारत वजारत दफा ने अंदरूनी दबाव के तहत उन एहलकारों को बाद अज मर्ग फौजी इजाजत देने का फैसला किया। 2.5 महीने बाद। जी। उसके बाद भारतीय हुकूमत का दो रवैया, जराये का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने इब्तदा में अपने ही फौजियों के लवाकिन पर दबाव डाला, वो हलाक एहलकारों की तस्वीर और मालूमात सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। यानी कि कोई पूछे ही ना कि साडा फलां सिंह उथे गया है, वो आया नहीं है ये तक, विक्रम नहीं आया, कुमार नहीं आया, मतलब अंडर वो प्रेशर पूछे ही ना। हत्ता के पठानकोट, उड़ी और उधमपुर जैसे हसास मुकामात पर होने वाले नुकसान को भी मीडिया से छुपाया गया।
बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जानब से किए गए मौसर हमलों के बाद भारत को सीज फायर पर मजबूर होना पड़ा। कई भारतीय फौजी अफसरान और सफारती नुमाइंदे इन नुकसानात का निजी तौर पर एतराफ कर चुके हैं। दफाई माहिरीन की राय में दफाई तजियाकारों का कहना है कि ये तर्ज अमल किसी भी प्रोफेशनल फौज के शायान शान नहीं है। अगर एक रियासत अपने फौजियों की कुर्बानियों को छुपाती है तो यह ना सिर्फ फौजी मोराल को मुतासर करता है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने माजी में भी इसी तर्ज पर काम किया और उसके अलावा 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन को त्यारा गिरने के बावजूद वीर चक्रा अवार्ड दे दिया गया। वीर चक्र जी, और उसके बाद वो चक्र देके निकल गया। वो कनाडा बैठा हुआ टोरंटो अभिनंदन, जिस पर दुनिया भर में भारत को तनकीद का निशाना बनाया गया। जब तक कश्मीर में अमन नहीं होगा, दोनों मुल्कों में जंग खत्म नहीं होगी, कश्मीर इंशाल्लाह बनेगा पाकिस्तान। और ये जो है कहानी आई है 10 मई की रात की, वो भी जनरल पब्लिक प्रेशर के बाद इनको ये वो आपने स्टोरी की थी ना, वो एक जो इनका फौजी मरा था 400 S-400 पे। जी। तो उसका इन्होंने जो है ना वो पहले तो उसका इनाम का ऐलान कर दिया कि वो वहां पे मरा है जंग के दौरान, और बाद में ये मुकर गए। जब उसकी फैमिली 50 लाख रुपए लेने पहुंची तो वो मोदी हुकूमत ने 50 लाख देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो तो एक्सीडेंट में मरा। वहां पे एहतजाज शुरू हो गया और अब ये उसका फिर मान गए। अब ये उसका वो बाबू था बाबू सिंह, तो अब ये उसका फिर मान गए हैं कि वो S-400 पे उसकी हलाकत हुई। और मोदी साहब अभी ये कहते हैं कि अमेरिका ने कोई रोल नहीं निभाया सीज फायर के लिए, जिन्होंने अमेरिका को अप्रोच किया रातों रात। मेरा ख्याल है तुम मोदी को दफा करो। मोदी का तो नाम लेके ना मुझे अजीब सी वो कैफियत हो जाती है। तो इतना अच्छा हम शो कर रहे हैं तो मोदी जैसे गंदे कमीने आदमी का क्या पाकिस्तान एयर फील्ड मार्शल की बात करें, उनका करें ना फिर आप। जी, पाकिस्तान फील्ड मार्शल की बात करना चाहूंगी मैं। करें। NDU में, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्पीच की है। कौन से अहम पॉइंट्स हैं उसमें? जो है वो फील्ड मार्शल की स्पीच जो है इस वक्त बड़ी जुबान ज़दे आम है, और उन्होंने जो है दो टोक जुर्रतमंदाना और हकीकत पर मबनी एक बयान उनका सामने आया है। और कहा यह जा रहा है कि ये अल्फाज किसी आम ऑफिसर के नहीं बल्कि उस सिपाही के हैं जो खुद जंग के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है, अपनी सलाहियतें साबित कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की मुकम्मल नाकामी है। यकीनन ये फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। अब एक तरफ वो फौजियों की हलाकतें छुपाने की हमने खबर दी और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का। जी। तो उसमें यह है कि वो कहते हैं कि भारत अब जो बहाने बनाए जा रहे हैं भारत में, वो भारतीय क़यादत की स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी का खुला सबूत है। दूसरे ममालिक को इस जंग में घसीटने की भारत ने कोशिश की और खालिस्तान दो तरफा मामले में दूसरे ममालिक को शामिल करने की कोशिश ये एक सियासी चाल करार दिया गया उसको। ये पाकिस्तान के खिलाफ आलमी राय आमा को गुमराह करने की कोशिश थी जो नाकाम हुई। यानी ये नाकाम कोशिश थी। खुद साख्ता सिक्योरिटी प्रोवाइडर का ड्रामा जो है भारत का, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का दावा फर्जी और खुद साख्ता वो साबित हुआ। खित्ते के ममालिक हिंदुत्व नजरिए की जारहियत से तंग आ चुके हैं और भारत के किरदार को शक की नज़र से देख रहे हैं। पाकिस्तान एक इलाकाई इस्तेहकाम का जामन है। पाकिस्तान ने खुद को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मनवाया है और ये मुकाम पेशा वराना महारत और उसूली मौक़िफ़ की बुनियाद पर हासिल किया है। खुद मुख्तारी पर हमला, मुंह तोड़ जवाब तैयार। फील्ड मार्शल का वाज़ेह पैगाम, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा उसका। यह महज अल्फाज नहीं बल्कि एक अस्करी क़यादत का अमली अज़म है। जंगे बयानात से नहीं, ईमान और महारत से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल का जुमला काबिल गौर है, जंगे बयानात या फैंसी हथियारों से नहीं, राइट, बल्कि यकीन और पेशा वराना काबिलियत से जीती जाती है। ये भी कहा उन्होंने। ये बराह रास्त उन लोगों के लिए पैगाम है जो मीडिया बयानियों को मैदान जंग समझ बैठे हैं। कौम को यकीन दहानी करवाई कि फील्ड मार्शल ने कौम को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाक अफवाज मुल्क के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार, बासलाहियत और बाहिम्मत हैं, हमेशा की तरह हमेशा। ये जो है फील्ड मार्शल का एक ताज़ा तरीन बयान है जो उन्होंने एक खिताब किया
एक तकरीब में, जबरदस्त। और ये बड़ा हौसला अफजा बयान है, और वो डटे हुए हैं उस तमाम एक जो फतह है उसके ऊपर, और आगे जो जिस तैयारी में है और आगे जो अज़म है उनका, वो उन्होंने जाहिर किया बड़ा जो है जिसको कहते हैं दबंग अंदाज में, और ये चीखें निकल रही हैं इसीलिए, और शायद इसीलिए उधर वो मरने वाले फौजियों की जो हलाकतें हैं उनको उन्होंने अब मजलूम डिस्क्लोज बनने कर के लिए दिए। वो डिस्क्लोज करना शुरू कर दिया, राइट। जिसको वो छुपा रहे थे, लाशें छुपा रहे थे। और 2.5 महीने और बाद लाशें जो है, मुझे लगता है लाशों ने मुजाहरा कर दिया मोदी के खिलाफ है, जितने बताए ना, मुझे लग रहा है ये सारे इकट्ठे होके कहीं गए हैं, ख्वाब में भी आ और सकते हैं। वो चले गए प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाद, उन्होंने कहा मोदी मुर्दाबाद, तो मुर्दे मोदी को मुर्दाबाद कह रहे हैं, तो अब मुर्दे उन्होंने दिखाना शुरू कर दिए कौम को, और अब मुर्दे मंजरे आम पे लाना शुरू कर दिए, जब मोदी मुर्दाबाद का नारा मुर्दों ने लगा दिया। राइट। सर, जब बात करते हैं इंडियन एक्टर मिस्टर सैफ अली खान की, जो कि एक नवाब फैमिली से जिनका ताल्लुक है, उनके कुछ प्रॉपर्टी केसेस चल रहे थे जिनका कोई फैसला आया है, भोपाल प्रॉपर्टीज। यूँ तो हैरत अंगेज इतनी प्रॉपर्टी सैफ अली खान की, मैं तो सैफ अली खान को ऐसे ही समझ रहा था, यकीन कर, मैं जब शुरू शुरू में ना, मैंने करीना को कहा कि तुम्हें कोई और बंदा ही नहीं मिला, बंदा सोचता है ना यार कि सैफ अली खान, वो अमृता सिंह से पहले शादी थी, आपको जी पता जी होगा, जिससे वो करीना जितने बच्चे हैं अब उसके, वो जी सारा जी। खान और वो एक उसका बेटा भी है। तो मैं सोचता था कि करीना कपूर ने क्या देखा है जो है, वो अपने से डबल उम्र के एक शख्स के साथ शादी कर ली। अब जो है ना, पता चला है कि सैफ अली खान जो हैं उनकी विरासती जो जायदाद है उसको दुश्मन की प्रॉपर्टी करार दिया गया है, और ये जायदाद जो है वो 15,000 करोड़ की है भारती। भारतीय। मेरा हिसाब तो बहुत कमजोर है, आपको पता होगा कि 15,000 करोड़ कितने होते हैं, या तो फिर आप ये कैलकुलेटर से हिसाब करो, फिर इसके ऊपर बैठ के किसी दिन प्रोग्राम और वो भी करते हैं। सर भारतीय करेंसी है। अच्छा, तो अब जो है ना, वो इम्कान ये है कि ये दुश्मन की प्रॉपर्टी करार देगा। दुश्मनी की प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, इंडिया जी में ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है, जी, बताइए। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, खबर ये है कि वो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो सैफ अली खान की विरासती जो जायदाद कही जाती थी, वो उसे छीनने का इम्कान है बहुत ज्यादा, और उसको कहा गया दुश्मन जायदाद के निगरान महकमे ने एक नोटिस जारी करके पटौडी जो खानदान है उनको भोपाल में मौजूद जायदादों को दुश्मन की जायदाद करार देते हुए जब्त करने का ऐलान किया था। 2014 में ये ठीक। ऐलान किया था। उसके बाद ताहम इसके एक साल बाद सैफ अली खान ने इस नोटिस के खिलाफ अदालत से हुक्म इम्तना हासिल किया, और अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हुकूमत का फैसला दुरुस्त करार देते हुए इनकी खानदान की भोपाल में विरासती जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया। और इसमें क्या क्या आ रहा है? इनका उसमें पैलेस भी है। जायदादों में जो है वो फ्लैग स्टाफ हाउस है कोई, ये बहुत बड़ा एक पैलेसनुमा घर है। उसके बाद जहां सैफ अली खान की वो बचपन गुजरा है सारा, जी जी। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके साथ नूरुस्सबा पैलेस है कोई, ये पूरा महल है, और दारुस्सलाम एक प्रॉपर्टी है बड़ी पॉपुलर वहां की, हबीबी का बंगला है, और अहमदाबाद पैलेस है, और को हिफ्जा प्रॉपर्टी है, और दीगर इसमें और भी काफी प्रॉपर्टी शामिल है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद सैफ अली खान का खानदान 15,000 भारतीय करोड़ की जायदाद से महरूम हो सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की जायदाद जो है उनकी बेटी साजिदा सुल्तान को देने का मामला भी दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। ये साजिदा सुल्तान ना, ये सैफ अली खान की कोई दादी बताई जाती हैं, जो मैंने सुना है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि वो ट्रायल कोर्ट में भेज दिया दोबारा वो केस भी, और हुक्म दिया है कि फैसला किया जाएगा कि नवाब हमीदुल्लाह खान की जायदाद पर सिर्फ साजिदा सुल्तान और इनकी औलाद का हक है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दीगर वारसों का भी हक है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 1 साल में फैसला करने का हुक्म दिया है। अब ये 15,000 ठीक। करोड़ की प्रॉपर्टी का फैसला 1 घंटी साल लटक में गई है। होगा। और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है ना, वो ये है कि जी। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भारत की मरकजी हुकूमत को इन अफराद की मलकियत का दावा करने की इजाजत देता है जो तकसीम के बाद पाकिस्तान हिजरत कर गए थे, ठीक है, ऑलराइट। वो उनको एनिमी कह दिया गया, ठीक, ठीक है, दुश्मन एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड से जो आते हिजरत हैं। कर गए जी। उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं उनको दुश्मन की प्रॉपर्टी करार दे के वो जब्त कर लिया है।
ये भारतीय एक कानून है, वो भारतीय हुकूमत जो है उसको जब्त कर लेती है। अब इस सारी की सारी प्रॉपर्टी को जो है वो दुश्मन की प्रॉपर्टी करार दी। अगर दुश्मन की प्रॉपर्टी है तो फिर तो हमारी हुई ना। तो फिर अगले ट्रांसफर किसी कर दी जाए ना इधर। अगली किसी शबरात में जब फुलझड़ियां चलेंगी तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, मुझे जी। याद करवाना है कि ये हमने लेनी है, बल्कि फील्ड मार्शल से कहना है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये नवाबों वाली, तो ये 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हमें वापस इसको कीजिए। हाँ ये ठीक है, गुड तो आइडिया क्यों सर। हमारे यहाँ तो गली गली में नवाब है। आपको तो पता है हमारे यहाँ तो कोई लेट आ रहा हो दफ्तर तो अगला बंदा कहता है यार तू नवाब है। तो हमारे यहाँ तो मसला ही कोई नहीं, नवाबी तो बिल्कुल ठीक हर बात बंदे की के अंदर आपने। नवाबी है। तो हम तो यहाँ तो नवाब बहुत ज्यादा है। हम तो 2 मिनट में नवाब बन जाते हैं। तो वो You're कहते हैं right. कि तू नवाब है, तो हमें तो यहाँ इससे पे तो कोई कम नहीं ही है। नहीं है। हाँ, तो हमारा तो दिन इसी से शुरू होता ठीक है, है। हम नवाबों की तरह उठते हैं, हम नवाबों अपना की तरह स्टूडियो सर वहां बना सकते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो वो नूरुस्सबा पैलेस में मैं चाहता हूँ कि आपका स्टूडियो होना चाहिए। नहीं सर मुझे और अहमदाबाद पहले ज्यादा अच्छा लगे। अहमदाबाद पैलेस थोड़ा सा रुक जा, वहाँ काम हो रहा है, वो पेंट वगैरह होने वाला था, सफाइयां करवा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जा, थोड़े दिन नूरुस्सबा पैलेस में कर लो या दारुस्सलाम में, हबीबी के बंगले में कर लो थोड़े नहीं दिन। नहीं अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैग स्टाफ हाउस ठीक है। फ्लैग स्टाफ हाउस है, ठीक है। तुम पहले दफ्तर के स्टाफ से मिल लो शो के बाद, काफी पूछ रहे थे, तो फ्लैग स्टाफ हाउस जो है हम बाद में कर लेते हैं। ठीक हो ठीक गया। है। सर बात करते हैं अब लियारी के हवाले से। लियारी में जब 5 मंजिला इमारत गिर गई, उसकी डेवलपमेंट सिंध महकमा की तरफ से क्या आई है? ये सिंध महकमा अब क्या कर सकता है, वो 27 लोग जाँ बक हो गए अभी तक। और जी, मैंने कहा आपको पहले आपने दिन कहा कहा था जब 5 हुए थे, तो मैंने कहा ये अभी मलबे के नीचे ये 1 दर्जन से जायद लोग जो हैं वो दबे हुए हैं, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं। और ये एक एक करके फिर डेड बॉडीज आना शुरू होती हैं, और अल्लाह ताला माफ करे वो काउंट अजीब सा मीडिया में काउंट चल रहा होता है जी, 13 हो गए, 15 हो गए। और मुझे ये नजर आ रहा था, मैंने आपके शो में कही थी ये बात, मैंने आपको कोट लखपत आपने बिल्कुल फैक्ट्री कहा का था। वाकया आपको बताया था। अब ये है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज, सारे साहबान मौजूद थे। कराची लियारी में इमारत गिरने के बाद तीसरे रोज रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, 3 दिन लगे। ये पहले 3 घंटे में अगर ये ऑपरेशन मुकम्मल होता, पहले 3 घंटे में, तो मेरा ख्याल है 27 में से 15 लोग तो बचते, लाजमी बच जाते। 3 दिन बाद वहां अंदर ना ऑक्सीजन और खत्म, और ना खुराक, और ना पानी, और ना कोई खाना, और एक कब्र में आप, वो मलबा नहीं है, वो एक कब्र बन जाता है। 3 दिन में ये बुशरा साहिबा ऑपरेशन 48 मुकम्मल हुआ है। hours, जहां बाक अफराद की तादाद 27 हो गई, 72 आवर्स, जिनमें 3 बच्चे हैं, 9 खवातीन और 15 मर्द शामिल हैं। जी। चीफ फायर ऑफिसर का कहना था कि रेस्क्यू का काम तवील होने की बुनियादी वजह मलबे में लाशों के दबे होने का खदशा था। इमारत के बिल्डर के खिलाफ कलरी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें ठेकेदार भी नामजद है। मुकदमा SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इमारत 2 साल कबल तामीर की गई थी। इंतजामिया के मुताबिक लियारी में 22 इमारतें मखदूश करार दी गई हैं, जिनमें से 14 को खाली करा लिया गया है, जबकि दीगर 8 इमारतों को खाली करवाने के लिए कोशिशें जारी हैं। अच्छा, इनके मिनिस्टर सईद गनी साहब, उनका कहना है कि कराची में 51 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं। इन इमारतों में कितने यूनिट्स और कितने अफराद हैं, इसकी तफसील कमिश्नर कराची 24 घंटों में देंगे। अब देंगे जब 2 दर्जन से ज्यादा लोग हलाक हो गए, मासूम शहरी, वो अब देंगे ताकि हम इन्हें गिराने का काम शुरू कर सके। उन्होंने मजीद कहा कराची में 588 इमारतें हैं जिन्हें खतरनाक करार दे दिया गया। 588 हाँ अब जी, जाके निकली रिपोर्ट। फौरन अभी खत्म, 588 खतरनाक करार दे दी गए। अच्छा, वो ये हादसा होने से पहले भी तो खतरनाक थी, तब कहा थे। उनकी इंस्पेक्शन किसने करनी थी? कब आपने इसकी इंस्पेक्शन की? और ये 2 साल कबल बनने वाली ये इमारत है। लोगों ने जिंदगी की जमा पूंजी जो है ना वो खर्च के वहां पे अपार्टमेंट लिया होगा, और एक अपना घर बसाया होगा, और एक जिंदगी गुजारने के लिए एक जो है ना घोंसला बनाया होगा। और उसका कौन जिम्मेदार है? और उसका नक्शा किसने अप्रूव किया? उसका जो है वो तामीर, उसकी जो एक पूरी जो बुनियादी एक चीजें होती हैं वो किसने चेक की वहां पे? बिल्कुल तो दुरुस्त। वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जी ये खतरनाक कर दिया, इनका जायजा लेकर तफसीलात फराहम करेंगे ताकि फैसला किया जाए कि जो इमारतें फौरी तौर पर गिराने के काबिल हैं वो कौन सी हैं, और वो कौन सी इमारतें हैं जिनकी मरम्मत करके इन्हें ठीक किया जाए। अच्छा, इससे पहले जो है शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध भर में 740 ऐसी इमारतें हैं जो खतरनाक है। 740 निकल आई हैं। शर्जील मेमन साहब जो हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध के, वो उन्होंने 740
बिल्डिंग्स जो हैं उनको। अब मसला ये है कि मुकदमा जब केपीके में हलाकतें होती है तो हम बात करते हैं कि मुकदमा तो वज़ीर आला केपीके पे होना चाहिए, तो इन हलाकतों की जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत को लेनी चाहिए और ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और इन हलाकतों की जवाबदेही भी सिंध हुकूमत से होनी चाहिए, ना कि आप नीचे जो है ना 2-3 मुर्गे ज़िबा करके 2-3 लोगों को टांग के और आप बरियो-ज़िम्मा हो जाएं, जी हमने इनको राइट सजाएं दे दी हैं। राइट। तो ये पूरी की पूरी नाअहली सिंध हुकूमत की है इस सर वाक़े आवाम के की, साथ जाती है, उन इस फैमिलीज वाक़े के की साथ, और इस तरह के तमाम तर वाक़यात। उन फैमिलीज के साथ जाती है। एनीवेज लेट्स सी क्या मजीद तफसीलात है इस केस के हवाले से। सर बात करते हैं, मुल्तान एयरपोर्ट पर 16 अफराद पकड़े गए हैं जो कि सऊदी अरब जा रहे थे उम्रा करने, लेकिन असल में वो उम्रा करने नहीं जा रहे थे। बताइए क्या करने जा रहे थे? वो वहाँ पे जो है ना वो गदागरी की गर्ज से जाते हैं और ये एजेंट है यहाँ पे मुख्तलिफ, वो उनको भेजते हैं और सऊदी अरेबिया में इस हवाले से बड़ी सख्ती है। दुबई ने इस हवाले से वीज़ाज बंद कर दिए थे, आप अगर आपके इल्म में हो। बिल्कुल याद है। और ये जो है ना 16 लोग थे और तकरीबन बताया जाता है कि ये एक ही ख़ानदान के ज़्यादा लोग हैं इसमें। और ये जनाब पूरी तैयारी के साथ तैयार शर होके उम्रे का कह के और ये वहाँ जाके भीख मांगेंगे और वो क्रैकडाउन एक चल रहा है, ऐसे लोगों को वहाँ से भी डिपोर्ट किया जा रहा है। और ये मुल्तान एयरपोर्ट चढ़ने लगे थे और इनसे पूछा गया है तो इन्होंने कोई उम्र दुआ भी नहीं आ रही सी, ठीक है। और कुछ उनके हुलिये इस तरह के थे और जब उनसे पूछा गया तो उन्हें कहा जी हमें तो इस काम के लिए भेजा जा रहा है और उसमें कुछ बच्चे शामिल हैं जिनको यहाँ पे ट्रेनिंग करवा के वो लेके जा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से भीख मांगनी है। और ये पूरा एक माफिया है, ये पूरा एक गैंग है और वही उनके जो है वीज़ास करवाता है, वही उनका वहाँ पे अरेंजमेंट करता है और वो जाके फिर हरम में चले जाते हैं, वो मक्का में चले जा हरम के अंदर चले जाते हैं, मदीना में हरम के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जो है ना वो अपने मखसूस अंदाज में वो गदागरी शुरू कर देते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं और इस तरह वो मुल्क की बदनामी करते हैं। तो अब उनको धर लिया गया है और वो जो एजेंट है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। Thank you, sir, for today's updates. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.